वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। आज है 22 नवंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स के वर्चुअल समिट के बारे में। तो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिक्स का रिसेंटली एक वर्चुअल समिट कंडक्ट करवाया गया। प्लस आज वेडनेसडे 22 नवंबर को इंडिया G20 का वर्चुअल समिट होस्ट कर रहा है। सो एज वी ऑल नो कि इस साल की जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के पास थी और ये प्रेसिडेंसी 30 नवंबर को एंड हो जाएगी। तो उससे पहले आज के दिन इंडिया G20 का वर्चुअल समिट होस्ट कर रहा है। तो क्या यहाँ पे मेजर डिस्कशंस हो सकती हैं, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मूविंग अहेड, इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है फ्रॉम OECD। नाउ OECD ने क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ की है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज नेक्स्ट वीक UAE में, दुबई में अब हमारा COP28 होने वाला है। उससे पहले क्लाइमेट फाइनेंस के इशू के अराउंड एक रिपोर्ट का आना और उसकी फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। विल सी डिटेल्स ऑफ दिस। प्लस आगे सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो कंट्री का अडॉप्शन पूल है उसे बढ़ाने के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की कॉल की है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। और लास्टली आज के पेपर में साथी पोर्टल मेंशन किया गया है, तो समझेंगे कि ये साथी पोर्टल क्या है और इसे किस लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स प्लस के वर्चुअल समिट के बारे में। तो ये वर्चुअल समिट ब्रिक्स कंट्रीज़ ने इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने के लिए रिसेंटली कंडक्ट किया और इस वर्चुअल समिट को साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया। दिस वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉइंट मीटिंग ऑन मिडल ईस्ट एंड द सिचुएशन गोइंग ऑन इन गाजा। तो इस ब्रिक्स प्लस वर्चुअल समिट में ब्रिक्स कंट्रीज़ जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मिलकर बनाती हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो कि मेजरली इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका दुनिया की मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और उनकी इस ग्रुपिंग को ब्रिक्स कहा जाता है। द मेन आइडिया ऑफ दिस ग्रुपिंग इज़ टू रीशेप द US एंड द वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर। और हम इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये देख रहे हैं कि ब्रिक्स की एक्सपेंशन होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रिक्स का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। नाउ एक चीज़ तो हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि ब्रिक्स एक एक्रोनिम है जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बेसिकली वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि हमने बात की। ये टर्म पहली बार 2001 के टाइम पे एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने इस टर्म को कॉइन किया था, जिसमें उन्होंने ओरिजिनली ब्रिक टर्म को यूज़ किया था, BRIC। ब्रिक मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। जिसके बाद 2006 में इस ग्रुप को फॉर्मलाइज किया गया और ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग होती है। तो जब ये फॉर्मलाइज होता है तब ये ब्रिक बनता है। लेकिन उसके बाद दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका इस ब्रिक ग्रुपिंग को ज्वाइन करता है, जिसके बाद जो एक्रोनिम है वो ब्रिक्स बन जाता है, रिप्रेजेंटिंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट ये है कि जो रिसेंटली ये जो वर्चुअल समिट हुआ ब्रिक्स का, इसके अंदर ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ साथ ऐसे कंट्रीज़ जो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का मेंबर बनने वाले हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, इन सभी कंट्रीज़ ने भी इस वर्चुअल समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ब्रिक्स प्लस वर्चुअल समिट इस बार कंडक्ट करवाया गया। देखिए यहाँ पे आप समझिए, हमारे पास ब्रिक्स का जो 15th समिट हुआ था उसमें ये फाइनलाइज हो गया था कि अब ब्रिक्स की मेंबरशिप को एक्सपैंड किया जाएगा। 5 कंट्रीज़ से बढ़कर अब 11 कंट्रीज़ के पास ब्रिक्स की मेंबरशिप होगी। तो 5 कंट्रीज़ हमें पता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके अलावा अब ये मेंबरशिप इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इथोपिया और अर्जेंटीना के पास भी जाने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इन सभी कंट्रीज़ को फुल मेंबरशिप
1 जनवरी 2024 को मिल जाएगी, यानी कि इस बार नए साल पे ब्रिक्स ग्रुपिंग 5 कंट्रीज से बढ़कर 11 कंट्रीज तक पहुंच जाएगी। कमिंग बैक टू दिस वर्चुअल समिट ऑफ ब्रिक्स प्लस, तो इसमें ब्रिक्स और इन प्लस कंट्रीज के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस वर्चुअल समिट को अटेंड नहीं कर पाए और उनके बदले में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इस इवेंट को अटेंड किया। ना बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग थी जिसके अंदर इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया गया। इस वर्चुअल समिट के दौरान चाइना ने ये कहा है कि इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको इमीडिएटली सीज फायर करना चाहिए और जो भी हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। एंड ऑन द सेम लाइंस इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो सिविलियंस की किलिंग हो रही है इसे कंडेम किया। हालांकि सीज फायर की जो डिमांड है उसे हमने ओपनली यहाँ पे उसकी बात नहीं की। यहाँ पे ये चीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ब्रिक्स प्लस की ग्रुपिंग में इंडिया का स्टैंड थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। इंडिया is showing a stand which is much more closer to US and the other Western countries. India has not openly demanded for ceasefire by Israeli forces, number one. और साथ ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी जब रेजोल्यूशन आया था विच कॉल्ड फॉर सीज फायर, उस रेजोल्यूशन में भी इंडिया अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। सो दिस इज द रीजन वाई वी आर सेइंग कि जो इंडिया का स्टैंड इस पूरे इशू में रहा है दैट हैज़ बीन मच मोर क्लोजर टू यूएस एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज एंड इट हैज़ बीन डिफरेंट देन द ब्रिक्स प्लस ग्रुपिंग मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल G20 के वर्चुअल समिट के बारे में है। आज 22 नवंबर को इंडिया G20 का वर्चुअल समिट होस्ट कर रहा है। एज वी ऑल नो कि इस साल G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास थी और ये प्रेसिडेंसी 30 नवंबर को एंड हो जाएगी। तो इससे पहले कि ये कंक्लूड हो, इंडिया G20 का वर्चुअल समिट आज होस्ट कर रहा है और इंडिया ने इसके लिए G20 मेंबर्स के लीडर्स को इनवाइट किया है, इंक्लूडिंग द चेयर ऑफ अफ्रीकन यूनियन, द 9 गेस्ट कंट्रीज एंड द हेड्स ऑफ 11 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल ऑफ देम हैव बीन इनवाइटेड। इस साल इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी थी वो बहुत जल्द 30 नवंबर को कंक्लूड हो जाएगी, जिसके बाद G20 की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास चली जाएगी और G20 का जो तरीका है इसमें भी स्लाइड चेंज आएगा, बट स्टिल इंडिया वुड बी द पार्ट ऑफ G20's तरीका। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि G20 तरीका होता क्या है। देखें, G20 ग्रुपिंग के अंदर तरीका टॉप ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली यहाँ पे वो कंट्रीज होते हैं जिनके पास करंट G20 प्रेसिडेंसी रही है, प्रीवियस G20 प्रेसिडेंसी और फ्यूचर जो हमारे पास इनकमिंग प्रेसिडेंसी किसके पास जाने वाली है। तो एक तो करंट कंट्री होगा जिसके पास प्रेसिडेंसी होगी, प्रीवियसली किसके पास रही और इनकमिंग प्रेसिडेंसी किसकी है। तो अब G20 30 नवंबर के बाद G20 तरीका कैसे होगा, करंट प्रेसिडेंसी होगी ब्राज़ील के पास, प्रीवियस रही है इंडिया के पास और इनकमिंग प्रेसिडेंसी मिलेगी साउथ अफ्रीका को। तो ये 3 कंट्रीज इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका 2024 में G20 तरीका रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली होगा क्या, एज अ तरीका मेंबर इंडिया विल वर्क क्लोजली विद ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका टू एंश्योर कि G20 के जो भी एजेंडाज हैं इनकी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। एंड यहाँ पे आज जो G20 का वर्चुअल समिट हो रहा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बेसिकली इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुई है, G20 न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन, और जो भी G20 डिसीजंस लिए गए हैं उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को पुश करने के लिए ये वर्चुअल G20 समिट होस्ट किया जाएगा। मूविंग अहेड, हमारा अगला आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली OECD ने क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर एक रिपोर्ट रिलीज की है। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD में लार्जली रिच कंट्रीज का ये एक ग्रुप है, जैसे कि US, UK, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऐसे रिच कंट्रीज की ये मेनली ग्रुपिंग है।
वेल OECD की ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेक्स्ट वीक हमारे पास COP28 क्लाइमेट टॉक्स होने वाले हैं इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और उससे बिल्कुल पहले OECD की ये रिपोर्ट जो कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर एक बिल्कुल पीक आइडिया देती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन आइडिया ये है कि जो हमारे इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर ये प्रॉमिस किया था कि वो जॉइंटली डेवलपिंग कंट्रीज़ को हर साल $100 बिलियन देंगे टुवर्ड्स क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्शन नीड्स। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्शन नीड्स को पूरा करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ $100 बिलियन अ ईयर प्रोवाइड करेंगे। एंड इसी रिगार्डिंग OECD की रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये जो प्रॉमिस था वो उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2021 में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने मिलकर $89.6 बिलियन ही मोबिलाइज किए। और अगर हम इसे 2020 से कंपेयर करें तो 2021 में क्लाइमेट फाइनेंस 14% कम दिया गया है। तो रैदर बढ़ना तो क्या चाहिए था, क्लाइमेट फाइनेंस 2020 के कंपैरिजन में 2021 में 14% से रिड्यूस हुआ है ना। OECD की ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी बात कर ली है कि नेक्स्ट वीक की COP28 होने वाला है। यहाँ पे आप इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देखिए। क्लाइमेट फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो हम बात करेंगे COP26 की जो कि ग्लासगो में हुई थी 2020 में। वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये प्लेज लिया था कि वो अपने अडेप्टेशन फाइनेंस को या फिर कह लीजिए क्लाइमेट फाइनेंस को डबल अप कर देंगे। और ग्लासगो के अंदर भी बार बार इस इशू को रेज किया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वो जो 2020 का गोल था कि $100 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस देना है, उसे भी पूरा नहीं किया था। क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर प्रॉपरली जो गोल सेट किया गया है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर अगर वो पूरा नहीं होता तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कैपेसिटी है ताकि वो क्लाइमेट मिटिगेशन कर सकें वो साथ ही में कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ एमिशंस को रिड्यूस करें, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करें और क्लाइमेट अडेप्टेशन की तरफ काम करें, जैसे कि क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर को डेवलप करना, और इस केस में अगर प्रॉपरली क्लाइमेट फाइनेंस नहीं मिलेगा, एडिक्वेट फाइनेंस नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ मिटिगेशन और अडेप्टेशन नहीं कर पाएंगी। और साथ ही में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इस इशू को लेकर जो ट्रस्ट है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता है। और क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल अप करने के लिए डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेट करना होगा एंड जिसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो क्लाइमेट फाइनेंस दिया है 2021 की अगर हम बात करें तो $73.1 बिलियन पब्लिक सेक्टर ने यहाँ पे मोबिलाइज किया है थ्रू बायलेटरल और मल्टीलेटरल चैनल्स, और $49.6 बिलियन को डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन की फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ से इस रिपोर्ट ने इस इशू को भी हाईलाइट किया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर उसे पूरा करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कमर्शियल रेट पे लोन्स दे रही हैं। तो इसका मतलब 2/3 जो पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो रही है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन्स की फॉर्म में दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पुअरर कंट्रीज़ हैं, उनका जो डेट स्ट्रेस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इस इशू के साथ साथ OECD की रिपोर्ट में एडिशनैलिटी के इशू को भी हाईलाइट किया गया। देखिए यहाँ पे समझिए, UNFCCC ने ये क्लियरली स्टेट किया था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की ये जो ऑब्लिगेशंस हैं कि उनको क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करना है, इसके लिए वो अलग से न्यू और एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। ऐसा ना हो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी ओवरसी डेवलपमेंट असिस्टेंस जो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देते हैं, जिसे हम ODA कहते हैं, इसे कट डाउन करके क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में यूज़ करना शुरू कर दें, ताकि ऐसा ना हो, ताकि डबल काउंटिंग ना हो, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए न्यू और एडिशनल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए। फिर यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस की डेफिनेशन के ऊपर भी बात की गई। देखिए, एज ऑफ नाउ हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है, इसे क्लियरली डिफाइन करती हुई डेफिनेशन नहीं है।
एंड डेवलप्ड कंट्रीज चाहते भी यही हैं कि एक क्लियर कट डेफिनेशन हमारे पास ना हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब लास्ट ईयर इजिप्ट के अंदर COP27 हुई थी, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और यूके ने इवन ये भी कह दिया था कि इस डिस्कशन को हमें एंड करना चाहिए, कि इतना जोर नहीं देना चाहिए कि क्लाइमेट फाइनेंस को आप डिफाइन कीजिए। उससे पहले जब COP26 हुई ग्लासगो में, तब भी यूनाइटेड स्टेट्स की ये कोशिश थी कि एक कॉमन डेफिनेशन जो हम चाहते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस की हो क्लियरली, कि इस डिबेट को एंड कर दिया जाए। क्योंकि देखिए ये जो एम्बिग्यूटी रहती है कि आप किस किस चीज़ को, कौन से फंडिंग को आप क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर काउंट करेंगे, ये एम्बिग्यूटी डेवलपिंग कंट्रीज़ के फेवर में काम करती है। दिस कीप्स द डोर ओपन फॉर आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन। इवन कि जो हमारे पास ODA है या फिर कोई हाई कॉस्ट लोन है, उसे भी क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। जबकि अगर एक क्लियरर डेफिनेशन होगी तो डेवलप्ड कंट्रीज ऑब्लाइज्ड रहेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर उन्होंने कितनी ज़्यादा हमारे पास फाइनेंसिंग की है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी तक क्लाइमेट फाइनेंस की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो एक एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ साथ OECD की रिपोर्ट में एक और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया गया, वो ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट मिटिगेशन या अडेप्टेशन के लिए कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो $100 बिलियन का जो गोल सेट किया गया है, ये जब COP15 टॉक्स हो रही थी तब इसे सेट कर दिया गया। लेकिन इसे सेट करने से पहले प्रॉपर असेसमेंट नहीं की गई कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। Now, according to the OECD report, 2025 तक डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल $1 ट्रिलियन की क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, एंड ये बढ़ जाएगी 2026 से लेकर 2030 तक ये $2.4 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये जो $100 बिलियन का जो गोल रखा गया है, इसके पीछे भी प्रॉपर असेसमेंट नहीं हुई है, और ये भी आगे चलकर इस इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा, इस क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रू सेंस में इंक्रीज करना होगा। एंड लास्टली, प्राइवेट सेक्टर क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है, उसे भी इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया। देखिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से उम्मीदें थोड़ी कम इसलिए हैं क्योंकि जब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक है क्लाइमेट अडेप्टेशन। क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर उतना इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलती। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली मिटिगेशन सेक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं, जैसे कहीं पे कोई सोलर फार्म लगा दिया, कोई विंड फार्म लगा दिया, जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स प्रोड्यूस हों। हालांकि हमारे पास टाइम एंड अगेन US के जो क्लाइमेट एनवॉय हैं जॉन कैरी, इवन वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा रूटीनली ये एम्फेसाइज करते रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन द क्लाइमेटिक फाइनेंस। हालांकि जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक फंडिंग ही आ रही है। तो इस रिपोर्ट के अंदर इसके ऊपर बात की गई है कि किस तरह जो हमारे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उनको आगे आना चाहिए टू इंक्रीज द क्लाइमेटिक फाइनेंस। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आपको, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल इंडिया में अडॉप्शन को बढ़ाने से रिलेटेड है। वेल, सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉल्ड फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू अडॉप्शन पूल। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि वहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको पिछले 1 साल से मिलने नहीं आए, उन्होंने उनको विजिट नहीं किया, या फिर जिनके अनफिट पेरेंट्स हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर उन्हें अडॉप्शन पूल में डालना चाहिए ना। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनफिट गार्डियंस को भी क्लियरली डिफाइन किया है। अनफिट गार्डियन या पेरेंट वो है हु इज़ अनएबल टू या फिर अनविलिंग टू पेरेंटिंग, or the one who has indulged into drug or alcohol abuse, या फिर which have known to have abused or neglected their child, या फिर ऐसे पेरेंट्स जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या फिर दे देमसेल्फ नीड अ केयर, वो कोई मेंटली अनसाउंड अगर गार्डियन है या पेरेंट है, उन्हें अनफिट गार्डियन के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको पिछले 1 साल से विजिट करने नहीं आए, या फिर जिनके अनफिट पेरेंट्स या गार्डियंस हैं, उन्हें अडॉप्शन पूल में जल्द से जल्द डाला जाए।
और इसी चीज़ को लेकर हमारा जो इंडिया का कारा है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उनकी भी यही फाइंडिंग आई थी कि हमारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे बच्चे रह रहे हैं जो पिछले 1 साल से वहाँ पे हैं, लेकिन अभी तक उनका लीगल स्टेटस डिटरमाइन नहीं किया गया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स और यूटीज़ को ये ऑर्डर दिया है कि अब से उन्हें बाई मंथली ड्राइव शुरू करनी होगी ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि ऐसे ऑर्फन, अबैंडन्ड, सरेंडर्ड कैटेगरी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं, और उनको अडॉप्शन पूल के अंदर ऐड ऑन करने के लिए। क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा मिसमैच है बिटवीन द चिल्ड्रन हु आर अवेलेबल फॉर लीगल अडॉप्शन एंड द नंबर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। अकॉर्डिंग टू डाटा, इंडिया में कुछ 2146 बच्चे ऐसे हैं जो कि अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं, वेयरएज 30,000 से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। तो ये जो मिसमैच है ये तभी पूरा होगा जब बाई मंथली एक ड्राइव चलेगी जिसमें ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके अडॉप्शन पूल में रेगुलरली ऐड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और साथी पोर्टल की बात करते हैं। इंडिया के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो IITs हैं, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुछ 45 डेज अवे है। एंड इसी को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये अपील किया है कि जो भी एस्पिरेंट्स इस पेपर को देने वाले हैं वो एजुकेशन मिनिस्ट्री का साथी पोर्टल यूज़ करें। साथी क्या है? साथी इज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने IIT कानपुर के साथ मिलकर एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम, एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इन द फॉर्म ऑफ साथी। साथी एक ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इसका मेन एम ये है कि वो जो एक बैरियर है बच्चों के बीच में कि कुछ बच्चे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को असेस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ये जो बैरियर है वो ब्रेक डाउन हो जाए और इंडिया के हर एक बच्चे के पास एक लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जो भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है। तो इसके लिए साथ ही में एक 45 डेज़ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि बच्चों को इस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।